ओके, सो सियर, तो लास्ट लेक्चर तक हम स्ट्रेस का फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे थे, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। और इसके इस बीट में देखिएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को मैंने दो टाइप में क्लासिफाई किया था, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का हम डेफिनेशन लिख रहे थे, द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी। The longitudinal stress produces due to the decrease in the length of the body is defined as compressive stress. Is defined as compressive stress. ओके, तो अब देखिएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या करता है, लेंथ को डिक्रीज करता है। तो सपोज एक बड़ा सा रॉड है या फिर एक बड़ा सा वायर है, और इस वायर पर हम ऊपर से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये वायर क्या हो जाता है, अपने लेंथ से कॉम्प्रेस हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ओके, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, डिक्रीज हो जाएगा इसका लेंथ। तो फिर ऐसे ऐसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कॉम्प्रेशन कहने वाले, जो सब्सटेंस का लेंथ डिक्रीज करने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा। नाउ सी हियर, सेकंड टाइप रहेगा अब स्ट्रेस का। ये फर्स्ट टाइप हुआ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। अब दूसरा रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेस। If the applied force produces a change in volume of the body, then the deforming force per unit area is called as volume stress. Okay, लिखेगा, if the applied force produces change in volume of body, then deforming force per unit area is called as वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा, ऐसा फोर्स जो सब्सटेंस का वॉल्यूम स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स विच प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, मतलब बॉडी पर ऐसे तरीके से फोर्स अप्लाई करना है जैसे क्यूब है। ओके, और इस क्यूब पर हम सब तरफ से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, इक्वल, तो फिर ये क्या हो जाता है, सब तरफ से कॉम्प्रेस हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया लेते हैं तो फिर इसे वॉल्यूम स्ट्रेस कहा जाता है। ये वॉल्यूम स्ट्रेस क्या करवाता है, वॉल्यूम चेंज करवाता है सब्सटेंस का। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर कॉज होने वाला है, रिजल्टेंट इफेक्ट ड्यू टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इस वजह से इसे वॉल्यूम स्ट्रेस कहा जाता है। ओके, इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस अप्लाइड over every unit surface of a body, then it undergoes a certain change in volume. The force opposing this change in volume per unit area is defined as volume stress. तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम इन अनदर वे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। लिखिएगा आप नीचे डेफिनेशन, ये भी नीचे लिखिएगा, if equal normal forces are applied over every unit surface of a body, then it undergoes a certain change in volume. The force opposing this
this change in volume per unit area is defined as वॉल्यूम स्ट्रेस। और अभी लास्ट टाइप का स्ट्रेस रहेगा, दैट इज मतलब मेन टाइप इसके तीन है, और एक सब टाइप होता है, एक अनदर एक स्पेशल केस होता है स्ट्रेस का, वो भी हमें देखना है। ओके, तो थर्ड वाला टाइप रहेगा स्ट्रेस का, दैट इज शियर स्ट्रेस। तो बॉडी के ऊपर अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वो बॉडी का शेप चेंज करवाता है, और ऐसे फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम लेते हैं तो फिर उसे शियर स्ट्रेस कहा जाता है। अब देखिएगा, जैसे जस्ट 1 मिनट। ठीक है, शेयर स्ट्रेस रहेगा। अब देखिएगा क्या रहेगा, जस्ट 1 मिनट। मेरा पॉइंटर काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, देखते हैं हम, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, शेयर स्ट्रेस रहेगा नेक्स्ट वन। और इससे लगा तो मैं एक नए स्क्रीन पर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस रहेगा, आप देखिएगा थर्ड वाला, और इस स्ट्रेस को कहा जाता है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस क्या रहेगा, आप लिखिएगा इसका डिफिनेशन। व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल or parallel to the surface of a body, then it is known as shear stress. Due to this stress, the shape of body changes or it gets twisted, but not its volume. तो देखिएगा, अब सपोज एक क्यूब रहेगा ऐसा,
जेली का बना हुआ। जेली पता है आपको, एक ऐसा बीट होता है जो अपना शेप इजीली चेंज कर देता है थोड़ा भी फोर्स अप्लाई किया तो ये जेली से बना हुआ क्यूब है। तो जैसे आप इस क्यूब को अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो फिर इसका ये अपर लेयर क्या हो जाता है, लोअर लेयर तो उसका वैसे ही रहता है जहां पर रहना चाहिए, सिर्फ ये नीचे का लेयर क्या हो जाता है इसका, ऐसा डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो ऐसा ये जो डिफॉर्मेशन होगा ना इसका, ये किस वजह से ऑकर होगा, दिस डिफॉर्मेशन इज ऑकर्स ड्यू टू द दिस टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स है जो सरफेस को पैरेलल है। ओके, यही उन्होंने कहा है कि व्हेन द स्ट्रेस इज tangential or parallel to the surface of a body, then it is known as shear stress. Due to this stress, the shape of body changes or it gets twisted, but not its volume. तो उसका वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम इनिशियली भी सेम रहेगा, फाइनली भी सेम रहेगा, सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपर लेयर का ओवर द लोअर लेयर। ओके, अपर लेयर से लोअर लेयर का क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो इसी को कहा जाता है शेयर स्ट्रेस। तो तीनों भी स्ट्रेस के टाइप यहाँ पर हो गए। अब एक लास्ट टाइप होता है स्ट्रेस का, जो कभी कभी रेयर केस में पूछा जाता है। तो अब देखिएगा क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइप रहेगा फोर्थ वन, जिसे कहा जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब एक ऐसा स्ट्रेस होता है कि जो अप्लाई करने के बाद बॉडी फ्रैक्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मीन्स व्हाट, द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज the stress required to cause the actual fracture of the material. फ्रैक्चर मतलब बॉडी टूटने वाला है, ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब ये इतना उसका एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है जब तक वो फोर्स को बियर करता है, इसके बाद वो बियर नहीं कर पाता है और टूट जाता है, तो ये उसका फाइनल स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया रहेगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉडी। ओके, और वो फोर्स अपॉन एरिया मतलब जो रहेगा उसी को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो बीएस से भी इसे हम इंडिकेट करते हैं। अभी ये किस पर डिपेंडेंट है और किस पर डिपेंडेंट नहीं है ये पूछा जाता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स ज्यादा हुआ तो एरिया ज्यादा होता है, एरिया कम हुआ तो फोर्स कम होता है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो यफ रहेगा लोड, ये एरिया पर डिपेंडेंट रहता है। लोड जो रहेगा यफ, ये ए इंटू बी एस रहेगा, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे हम तो फोर्स आता है। इस वजह से आपको पूछा जाता है कि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस किस किस पर डिपेंडेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन किसके बारे में, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंडेंट रहेगा। आप देखिएगा सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा रहेगा टेम्परेचर, तीसरा रहेगा इम्प्योरिटीज, मतलब उस मटेरियल में इम्प्योरिटीज ऐड किया तो फिर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर्स पर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड रहेगा, और ये किस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो भी लिखिएगा। नॉट डिपेंड्स ऑन, पहला बिट रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया और थिकनेस, एरिया पर ये इंडिपेंडेंट रहेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। दूसरा बिट रहेगा अप्लाइड फोर्स,
और बस इतना ही रहेगा, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस कितना मैक्सिमम लोड कैप्चर कर सकता है, वो लोड भी किस पर डिपेंड रहेगा वो भी हमें देखना है। तो जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, तो लिखिएगा नेक्स्ट बिट। हमें अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोड के बारे में। कोई भी सब्सटेंस कितना लोड बियर कर सकता है, कितना लोड हैंडल कर सकता है, इसका कैलकुलेशन मतलब वो किस पर डिपेंडेंट रहेगा मैक्सिमम लोड, तो वो हमें देखना है। सो सियर, तो नीचे लिखिएगा मैक्सिमम लोड विच कैन अप्लाइड ऑन द वायर डिपेंड्स ऑन। maximum load which can applied on the wire depends on सबसे पहला रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये मैक्सिमम लोड एरिया पर डिपेंडेंट रह सकता है लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा रहेगा नेचर ऑफ मटेरियल, वही ये 3 बिट्स अब कंटिन्यू होंगे। नेचर ऑफ मटेरियल, तीसरा रहेगा टेम्परेचर, और फोर्थ वन रहेगा इम्प्योरिटीज, ठीक है। लोड रहा तो वो एरिया पर डिपेंडेंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस रहा तो वो एरिया पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, बस इतना ये फर्क रहेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बिट खत्म हुआ है हमारा, दैट इज स्ट्रेस, ओके। अब इस स्ट्रेस होने के बाद इस टॉपिक का अनदर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हमें देखना है, और वो रहेगा उस बॉडी का मतलब उस क्वांटिटी का नाम रहेगा स्ट्रेन, ओके। तो पहले से लिख लो, आई होप आपने ये लिखा होगा। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूं अभी। नाउ सियर, नेक्स्ट बिट रहेगा स्ट्रेन। Strain is nothing but change in dimension upon original dimension. This factor is called as strain. Okay, strain मतलब क्या रहेगा, change in dimension of the body to the original dimension of the body. This ratio is called as strain. तो चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है बॉडी का। एक तो लेंथ चेंज हो सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और तीसरा रहेगा उसका शेप चेंज हो सकता है। तो 3 तरीके के चेंजेस हमारे सिलेबस में होते हैं, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, ओके। तीनों में से कोई भी बिट चेंज हो सकता है, ओके। तो फिर देखिएगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे अगर बॉडी का लेंथ चेंज होता है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, ओके। तो इस फैक्टर को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन मतलब ही क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। सो दिस फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे स्ट्रेस के 3 टाइप्स थे, वैसे स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस था, ओके, शेयर स्ट्रेस था, लाइक दैट। स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, ओके। तो ऐसे 3 टाइप्स होते हैं इसके। ये होने के बाद फिर ये बिट पूरा खत्म हो जाता है, ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं। इफ द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, then the change in length upon original length of the body is called as longitudinal strain, okay। तो ये मतलब आप देखिएगा एक चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर हम लेते हैं तो चेंज इन लेंथ भी मीटर में मेजर किया जाएगा और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में मेजर किया जाएगा। तो इसी वजह से ये जो क्वांटिटी होता है स्ट्रेन, इट डजंट हैव एनी यूनिट और डायमेंशन। इसको यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो लिख लीजिएगा नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। तो इस बॉडी को डायमेंशन भी नहीं रहेगा और यूनिट भी नहीं रहेगा, ओके।
तो ऐसा ये बीट रहेगा, मतलब मेन बीट जैसे हमारा स्ट्रेस था वैसे स्ट्रेन भी मेन बीट है इस टॉपिक का। स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। दिस स्ट्रेन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप रहेगा इसका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या रहेगा आप देखिएगा, चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, change in length of the body to the original length of the body. This factor is called as longitudinal strain। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल से इंडिकेट करते हैं ओरिजिनल लेंथ एल से, तो इसे कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा। ओके, और चेंज लेंथ सिर्फ ऐसे बिट को होता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, इस वजह से ये मोस्टली सॉलिड्स में एग्जिस्ट करेगा। पॉसिबली ये जो स्ट्रेन होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ये ज्यादा से ज्यादा मतलब हमेशा सॉलिड्स में एग्जिस्ट होगा। ओके, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जो गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं उसको कभी लेंथ नहीं हो सकता है, मतलब जनरली ये इस टाइप का जो इलोंगेशन होगा या फिर इस टाइप का जो बीट होगा वो सॉलिड्स में एग्जिस्ट किया जाता है। तो ये पहला स्ट्रेन होगा। दूसरा स्ट्रेन है फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये जो बीट रहेगा इसी को वॉल्यूम स्ट्रेस कहा जाता है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो डेल्टा वी बाई वी ये जो फैक्टर रहेगा इसी को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, इसके बाद लास्ट स्ट्रेन है दैट इज शियर स्ट्रेन। तो पहले इसे लिख लो, मुझे रफ करना पड़ेगा। लिखा है ठीक है। नाउ शियर लास्ट टाइप का स्ट्रेन रहेगा दैट इज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखिएगा, इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है। मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें एक फिक्स लेयर से बॉडी का टू द ओरिजिनल, मतलब जो उसका लेंथ रहेगा वो अगर हम रेशियो लेते हैं तो फिर उस रेशियो को शियर स्ट्रेन कहा जाता है। तो देखिएगा व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स when a deforming force is applied to a body parallel to its surface, its shape changes. The strain produced in this manner the strain produced in this manner is called shear strain. The strain produced due to the change in shape of the body is known as shear strain. Okay, तो इसे कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा। मतलब एक हमें क्यूब लेना है, ये क्यूब का डिफॉर्म कंडीशन है। ऐसे क्यूब अगर डिफॉर्म हो जाए तो ये डिफॉर्म कंडीशन में क्यूब रहेगा। ओरिजिनली ये क्यूब पहले यहाँ पर था। ओके, ऐसा, और यहाँ से फिर उसने अपना डिफॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये फिक्स लेयर है नीचे वाला। नीचे वाला लेयर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो इनिशियली भी सेम था।
आफ्टर दिस कंडीशन भी वो सेम है। ओके, सिर्फ अब फर्क किस में आ गया है, सिर्फ फर्क किस में आने वाला है, इसके अपर लेयर में। अपर लेयर इसका लोअर लेयर से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम यल से इंडिकेट करते हैं। ओके, और ये सपोज फायर रहेगा, और ये उसका ओरिजिनल लेंथ रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक उसका ओरिजिनल लेंथ है। ओके, और इसका अपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है ओवर द लोअर लेयर। ओके, इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मतलब स्मॉल यल को अगर हम कैपिटल यल से डिवाइड करते हैं ना, तो फिर आपको इस ट्रायंगल में tan फाई मिलेगा। इस फाई का देखो अपोजिट साइड स्मॉल यल है और एडजेसेंट साइड कैपिटल यल है, तो यहाँ पर अगर हम tan फाई लेते हैं तो वो स्मॉल यल बाय कैपिटल यल आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो इसी वजह से थीटा बहुत स्मॉल होने के कारण tan फाई का वैल्यू आपको पता है नियर बाय इक्वल टू फाई होता है, तो इसी वजह से फाई इज इक्वल टू यल बाय कैपिटल यल रहेगा। ओके, तो ऐसा आएगा, और इसी स्मॉल यल को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस। ओके, डिवाइडेड बाय distance divided by distance between two faces, distance between two faces। ओके, मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये जो फैक्टर रहेगा इसी को, इस फाई को ही कहा जाता है शेयर स्ट्रेन। ओके, इज इट ओके? तो तीनों भी स्ट्रेन समझ में आ गए। स्ट्रेन के तीन ही टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, वॉल्यूम स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। इज इट ओके? ओके, सो सियर तो ऐसे तीन स्ट्रेस और तीन स्ट्रेन के टाइप हो गए। अभी एक छोटा सा बीट है, मतलब अगर कोई किसी बॉडी को हम ट्विस्ट करते हैं ना, ओके, तो फिर वो ट्विस्ट करने के बाद वहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर ये दोनों भी जनरेट होते हैं। अभी जो फाई था ना इस डायग्राम में, उसे एंगल ऑफ शेयर कहा जाता है। तो ये एंगल ऑफ शेयर हम फाई से इंडिकेट करते हैं, ये जो लेटर था फाई, स्मॉल यल अपॉन कैपिटल यल। और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है उसमें और इस एंगल ऑफ शेयर में हमें अब रिलेशन डिराइव करना है। तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। तो देखिएगा अब व्हेन सिलेंडर ऑफ लेंथ यल when cylinder of length small l and radius small r is fixed at one end and tangential force is applied at the other end, then the cylinder get twisted।
तो इसका डायग्राम निकल के दिखाता हूँ। ये एक सपोज सिलेंडर रहेगा जिसके कुछ डायमेंशन आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये देखिएगा, ये सपोज वो सिलेंडर रहेगा जिसका लेंथ यल है, स्मॉल यल, और जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ओके, ऐसा ही बिट रहेगा और ये उसका एक्सिस रहेगा। तो अभी देखिएगा, ये सिलेंडर को हम ट्विस्ट किया है, तो इस वे से हमने उसे ट्विस्ट किया है, मतलब बस उसको हम ट्विस्ट करने वाले ऊपर से और नीचे से। ओके, एक लेयर फिक्स रखने वाले और दूसरे लेयर को ट्विस्ट करने वाले हम कुछ इस वे से। तो फिर यहाँ पर देखिएगा, 2 पॉइंट जनरेट होंगे, ए डैश, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ शेयर जनरेट होगा बीच में, और वो रहेगा फाई, सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट जनरेट होगा बीच में, और वो रहेगा थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा आएगा, और उसका अगर आप अच्छे से देखते हो तो ऊपर से नीचे, मतलब ट्विस्ट किया है तो फोर्स यहाँ से लगा है, टेंजेंशियल फोर्स, तो इस वजह से ये अपर लेयर इसका लोअर लेयर से कुछ एंगल पर ट्विस्ट रहने वाला है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ए डैश उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा अपर लेयर का ओवर द फिक्स लेयर। ओके, और इस एंगल को हम फाई से इंडिकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ स्मॉल यल है और ए डैश उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है अपर फेस का लोअर फेस से। सो ए डैश डिवाइडेड बाय यल अगर हम करेंगे तो फिर हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, फाई का। फाई मतलब ये एंगल ऑफ शेयर रहेगा, और ये थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, ये अगर बहुत 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 छोटा रहा तो वो आर्क लेंथ, और ये जो रेडियस रहेगा, ये रेडियस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये रेडियस है, और ये ए डैश क्या है, उसका आर्क लेंथ है। तो आपको पता होगा थीटा इन रेडियन निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, तो यहाँ पर रेडियस आर रहेगा, तो ऊपर के फॉर्मूले से ए डैश ये अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो फाई इंटू यल रहेगा, और नीचे के फॉर्मूले से अगर हम ए डैश का वैल्यू निकालते हैं तो फिर वो आर इंटू थीटा रहेगा। दोनों भी ए डैश एक ही है, इस वजह से हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो आर इंटू थीटा इज इक्वल टू फाई इंटू यल आएगा। तो यही रिलेशन हमें मिल जाएगा। फाई मतलब एंगल ऑफ शेयर रहेगा, तो ये एंगल ऑफ शेयर आर बाय यल, आर मतलब लेंथ रेडियस रहेगा, यल मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर रहेगा, और थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा। तो ये रिलेशन रहेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर में। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, तो नियर बाय ये बिट आधे से ज्यादा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। आज के लेक्चर में मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन इसके टाइप्स आपको पढ़ाए। कल के लेक्चर में हम अब रिमेनिंग पार्ट देखते हैं इसका। तो देख